अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंडस्ट्रियल ड्राइव्स का जो सब्जेक्ट है उसका लेक्चर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं और ये रिलेटेड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर आप लोगों ने मशीन सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। डीसी मोटर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह होता है और वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आज हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का ओवरव्यू पढ़ेंगे कि उसके जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक डीसी मोटर की परफॉर्मेंस और सूटेबिलिटी का जो इन्हिसार है वो चंद कैरेक्टरिस्टिक्स पर है जो कि यहाँ पे लिस्टेड हैं। इनमें से सबसे पहला जो है वो टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, ये हमें रिलेशन बताता है टॉर्क, और वो टॉर्क कौन सा होता है जो आर्मेचर में टॉर्क डेवलप होता है, और करंट के बारे में। तो इन दोनों के दरमियान जो आर्मेचर करंट है और जो आर्मेचर टॉर्क है, इनके दरमियान रिलेशन हमें इन कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चलती है, और इसको हम इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें एक पैरामीटर तो वही है, आर्मेचर करंट है। दूसरा पैरामीटर हमारे पास टॉर्क की जगह स्पीड आ गया। तो ये हमें स्पीड और आर्मेचर करंट के दरमियान रिलेशनशिप बताता है, और इसका दूसरा नाम हमारे पास स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मोटर की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है वो है आउटपुट, जो कि हॉर्स पावर में होती है, और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हॉर्स पावर जो कि आउटपुट है, और आर्मेचर करंट, इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है। स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें जो टॉर्क का लफ्ज़ है यहाँ पे स्किप हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टॉर्क का लफ्ज़ यहाँ पे आता है, स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो पहले दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे हैं, अभी हमने इसको पढ़ना है। इन दोनों से ये वाला कैरेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे पास डिराइव होता है। इनमें चूँकि एक क्वांटिटी हमारे पास सेम है, आर्मेचर करंट, और बाकी जो ये टॉर्क है, ये स्पीड है, तो इन दोनों से हम ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स डिराइव कर सकते हैं। और नाम से ज़ाहिर है कि ये हमें स्पीड और जो टॉर्क है आर्मेचर का, वो उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बताता है। अब आते हैं स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो है मोटर की दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ सकते हैं, एक स्टार्टिंग होती है, एक रनिंग। तो ये जो दो रिलेशंस गिवन हैं जो कि टॉर्क और स्पीड की बेसिक रिलेशनशिप्स हैं, आर्मेचर करंट से रिलेटेड है और बैक ईएमएफ से रिलेटेड है। तो ये दोनों बेसिक जो रिलेशनशिप हैं ये हमारे पास ये यूज़ होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने में। जिस बारे में भी हम पढ़ रहे हों, चाहे वो स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट हो, आउटपुट वर्सेस आर्मेचर करंट हो, तो ये बेसिक जो टॉर्क और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो रिलेशनशिप्स हैं ये हमारे पास यूज़ होंगी। इसमें ये जो टी है ये टॉर्क को रिप्रेजेंट करती है, जो आर्मेचर टॉर्क है, और ये न्यूटन मीटर में होता है। ये जो आई है ये हमारे पास आर्मेचर करंट है, एन जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हमारे पास ई बी है ये बैक ईएमएफ को, और ये जो हमारे पास फाई है ये
फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास बेसिक रिलेशनशिप्स हैं स्पीड और टॉर्क की, ये हमारे पास यूज़ होंगी डीसी मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने में। अब स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पहले आते हैं टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, और ये हमारे पास क्या है, डीसी शंट मोटर के हैं। तो डीसी शंट मोटर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो फील्ड वाइंडिंग के शंट में लगी होती है या पैरेलल में लगे होते हैं, मतलब फील्ड वाइंडिंग इसमें हमारे पास पैरेलल में होता है आर्मेचर के। तो इस तरह के मोटर को हम शंट टाइप मोटर कहते हैं, और ये डीसी मोटर की एक किस्म है। ये हमारे पास सप्लाई लगी हुई है जिससे हमारे पास लोड करंट, जो टोटल लोड करंट है वो फ्लो कर रहा है। ये जो IL है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक यहाँ पे आर्मेचर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, आर्मेचर करंट IA है, और ये जो ISH है ये शंट फील्ड में जा रहा है, तो इसको I शंट या ISH से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास जो है वो शंट फील्ड की रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास मोटर या आर्मेचर लगी हुई है। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। जो डीसी मोटर का बेसिक रिलेशनशिप वाला कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें टॉर्क और आर्मेचर करंट के बारे में रिलेशन बताता है, वो हमारे पास क्या है, ये वाला है। इसमें हमें क्या पता चलता है कि ये जो टॉर्क है ये डायरेक्ट रिलेशन में है किस चीज़ के, फ्लक्स और आर्मेचर करंट के प्रोडक्ट को। अब हमारे पास चूँकि ये जो फ्लक्स पर पोल है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट होती है शंट टाइप मोटर में, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी कांस्टेंट हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टॉर्क है वो आर्मेचर करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना हमारे पास आर्मेचर करंट बढ़ता है उतना हमारे पास टॉर्क बढ़ेगा, और ये हम स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे हम इससे मतलब लेंगे स्टार्टिंग टॉर्क। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन बन रहा था आर्मेचर करंट और टॉर्क के दरमियान, तो डायरेक्ट रिलेशन का जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल टॉर्क, और ये हमारे पास शाफ्ट टॉर्क है। तो टोटल टॉर्क या आर्मेचर टॉर्क जो है वो हमारे पास T से रिप्रेजेंट होता है। तो हमारे पास ये वाली जो कर्व है, ये ऊपर वाली, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है आर्मेचर करंट वर्सेस टॉर्क या टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोनों का डायरेक्ट रिलेशन बन रहा था, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि जितना हम आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे उतना हमारे पास स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा। तो अगर हमने एक लार्ज वैल्यू ऑफ या हाई टॉर्क हमने अचीव करना हो, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो हमारे पास जो आर्मेचर की करंट की वैल्यू है वो हमने बहुत ज़्यादा हाई रखनी होगी। मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा फील्ड वाइंडिंग से या आर्मेचर वाइंडिंग से, तो हमारे पास क्या होगा, टॉर्क जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन हमें पता है कि हर मोटर की अपनी रेटिंग्स होती हैं और उससे ज़्यादा करंट वो नहीं ले सकती। तो इतना ज़्यादा करंट अगर इससे फ्लो करेगा तो वो मोटर को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर कि जो शंट टाइप मोटर होते हैं उससे हम हाई स्टार्टिंग टॉर्क अचीव नहीं कर सकते, बल्कि मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क हम इससे अचीव कर सकते हैं। तो इस वजह से ये वाले जो मोटर्स हैं, जो शंट टाइप मोटर हैं, डीसी मोटर्स, ये उन एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं जहाँ पे हमारे पास टॉर्क की रिक्वायरमेंट मॉडरेट हो,
मतलब जहाँ पे हमें स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा हाई नहीं चाहिए, तो उन एप्लीकेशंस में हम शंट टाइप मोटर को यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं शंट टाइप मोटर के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारे पास है, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन वर्सेस IA। तो शंट टाइप मोटर में ये जो V है, ये इसको कांस्टेंट रखा जाता है, तो इससे हमारे पास जो IA है और जो फ्लक्स है वो दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो हमारे पास जो शंट टाइप मोटर है, तो अगर ये नो लोड हो तो उस वक़्त हमारे पास जो फ्लक्स है वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। और ये मैक्सिमम क्यों होती हैं? आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। अगर आर्मेचर रिएक्शन को हम इग्नोर कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, तो फ्लक्स और करंट जो है, वो जो आर्मेचर करंट है वो हमारे पास क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी नो लोड के केस में। अब अगर हम जो स्पीड है उसके रिलेशनशिप को देखें तो हमारे पास क्या है? n इज़ प्रोपोर्शनल टू EB डिवाइडेड बाय 5। तो ये बैक EMF के डायरेक्ट रिलेशन में है, मतलब बैक EMF बढ़ेगा तो हमारे पास स्पीड बढ़ेगी, और हमारे पास अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो हमारे पास स्पीड बढ़ेगी। तो फ्लक्स हो बढ़ाने से भी हमारे पास क्या होता है? स्पीड बढ़ता है। बैक EMF जो कि एक ऑटोमेटेड फिनोमेना है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। बैक EMF खुद ब खुद जो वाइंडिंग्स हैं उसमें इंड्यूस होता है, तो वो अगर बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी। और ये एक ऑटोमेटेड जो DC मोटर की प्रॉपर्टी है कि ये ऑटोमेटिकली स्पीड इससे कंट्रोल हो रहा होता है, मतलब लोड बढ़ने से मोटर खुद ब खुद ही स्पीड जो है वो अपना अचीव कर लेता है। उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब EB की वैल्यू हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये चूँकि EB यहाँ पे जनरेट होता है, इसकी जो पोलैरिटी है वो माइनस प्लस जो सप्लाइड वोल्टेज है उसके पोलैरिटी के अपोजिट होंगी। तो यहाँ पे EB हमारे पास क्या होगा? जनरेट होगा, इंड्यूस होगा। तो ये जो EB है, इसमें से अगर हम IA और जो RA आर्मेचर ड्रॉप है उसको निकाल दें सप्लाइड वोल्टेज में से, तो हमारे पास EB की वैल्यू बचती है। तो ये सप्लाइड वोल्टेज माइनस IA RA ड्रॉप, ये हमारे पास EB की वैल्यू है। इसको अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन में तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब जैसा कि हमने देखा कि ये जो फ्लक्स है ये हमारे पास कांस्टेंट होते हैं शंट टाइप मोटर में स्टार्टिंग फेज में, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्पीड है ये डायरेक्ट रिलेशन में है सप्लाइड वोल्टेज माइनस IA RA ड्रॉप। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये माइनस साइन आ रहा है IA RA के साथ, तो इसका मतलब है कि अगर IA बढ़ता है और तो साथ हमारे पास ये IA RA ड्रॉप बढ़ेगा, और ये नेगेटिव में है, ये सप्लाइड वोल्टेज में से माइनस होगा, तो ये जो पूरी की पूरी इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो कम हो जाएगी, IA के बढ़ने के साथ वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि स्पीड कम होगा। तो जैसे जैसे हमारे पास IA बढ़ता है, IA RA ड्रॉप बढ़ता है, और ये कब बढ़ता है? जब मोटर पे हमारे पास लोड आता है, लोड इंक्रीज़ होता है तो आर्मेचर करंट बढ़ता है, आर्मेचर करंट बढ़ने के साथ हमारे पास IA RA ड्रॉप बढ़ता है। तो उसकी वजह से हमारे पास इन दोनों का जो सम है यहाँ पे वो डिक्रीज़ होगा, तो हमारे पास स्पीड जो है वो गिर जाएगी। अगर इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में देखना चाहें तो ये हमारे पास स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का ग्राफ है। अब नो लोड के केस में हमारे पास जो मोटर है वो इस कांस्टेंट स्पीड लाइन पे रन करेगा। जैसे ही हमारे पास हम मोटर को स्टार्ट करेंगे विद लोड,
तो लोड चूँकि बढ़ जाता है तो इस वजह से IARA ड्रॉप बढ़ जाता है। IARA ड्रॉप बढ़ने से ये जो वैल्यू है V माइनस IARA ये कम हो जाएगी, और ये चूँकि डायरेक्ट रिलेशन में है स्पीड के साथ, तो स्पीड हमारे पास कम हो जाएगी। तो ये विद लोड जो हमारे पास कर्व है वो ये बन रही है। तो अगर हम मोटर को स्टार्ट करते हैं विद लोड, तो हमारे पास जो आर्मेचर करंट की वजह से स्पीड गिरेगा, क्योंकि आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होगा लोड के साथ, और IARA ड्रॉप भी इंक्रीज़ होगा। अब आते हैं शंट टाइप मोटर के आउटपुट वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो जैसा कि हमें पता है कि जो आउटपुट है हमारे पास मोटर की, वो शाफ्ट टॉर्क या आर्मेचर टॉर्क पे डिपेंड करती है। जितना हमारे पास शाफ्ट टॉर्क या आर्मेचर टॉर्क ज़्यादा होगा, उतनी हमारे पास आउटपुट ज़्यादा होगी। और जो आर्मेचर टॉर्क है उसकी जो डिपेंड है वो आर्मेचर करंट पे है। आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करेंगे हम तो हमारे पास आर्मेचर टॉर्क इंक्रीज़ होगा, और आर्मेचर टॉर्क इंक्रीज़ होने से हमारे पास आउटपुट बढ़ेगी। तो शुरू में ये जो है हमारे पास ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगी, फिर ज़्यादा करंट बढ़ाएंगे तो हमारे पास मोटर डैमेज भी हो सकती है। आउटपुट तो ज़्यादा होगी लेकिन विद हाई अमाउंट ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ आर्मेचर करंट हमारे पास मोटर जो है वो डैमेज हो सकती है। इस ग्राफ को अगर हम देखें तो शुरू में ये अगर आर्मेचर करंट हम बढ़ाते हैं तो हमारे पास आउटपुट में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। हमने आर्मेचर करंट को यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट बन रहा है, तो आउटपुट में इतना इजाफा हो रहा है। तो अब इस वैल्यू को देखें और इस वैल्यू को देखें, तो थोड़ा सा आर्मेचर करंट बढ़ाने से हमारे पास क्या होगा, आउटपुट में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और ये जो कर्व है ये इस तरफ जा रही है, तो हमारे पास एक लेवल आएगा जब यहाँ पे ये कांस्टेंट या सैचुरेट हो जाएगा। फिर अगर हम आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे तो हमारे पास आउटपुट में इजाफा नहीं होगा, बल्कि वो मोटर को डैमेज करेगी। अब हम आते हैं जो फोर्थ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स था उस लिस्ट में, वो हम देखेंगे, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमारे पास रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर हम स्टेडी स्टेट ऑपरेशन में मोटर की इक्वेशन जो वोल्टेज इक्वेशन है उसको देखें तो वो हमारे पास क्या आती है, वो हमारे पास आती है V इज़ इक्वल टू EB प्लस IARA, और इसी से हमारे पास वो EB की इक्वेशन भी निकलती है। अगर इसको IARA को हम इस साइड पे ले आए तो हमारे पास EB इज़ इक्वल टू V माइनस IARA रह जाएगा। अब V जो हमारे पास है ये वो सप्लाइड वोल्टेज हैं, और EB हमारे पास बैक EMF है, IA हमारे पास आर्मेचर करंट है, और RA आर्मेचर रेजिस्टेंस है। अब बैक EMF की जो रिलेशन हमने देखी थी स्पीड के साथ, वो हमारे पास क्या है, ये वाली रिलेशन हमने पिछले उसमें देखी थी, वो प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में थी, ये इक्वेशन के फॉर्म में है। उसी प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम इक्वेशन में लिखना चाहें तो यहाँ पे ये कांस्टेंट K आ जाएगा, और ये प्रोपोर्शनलिटी जो है वो इक्वेशन में तब्दील हो जाएगी। तो स्पीड का और बैक EMF का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, और स्पीड का और फ्लक्स का जो है हमारे पास इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें EB की, जो कि हमारे पास इस इक्वेशन से निकलती है, तो हमारे पास EB इज़ इक्वल टू V माइनस IARA आता है। तो ये EB की जगह हमने ये इक्वेशन, ये वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो स्पीड की जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये आ गई।
अब टॉर्क की तरफ आते हैं। तो टॉर्क हमारे पास उसका जो हमने रिलेशन देखा था फ्लक्स और IA के प्रोडक्ट के साथ ये डायरेक्ट रिलेशन में होता है। अब इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, K phi आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करेंगे इक्वेशन, इक्वलिटी साइन और प्लस सम कांस्टेंट के साथ। तो इससे अगर हम IA की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास टॉर्क डिवाइडेड बाय K phi आ जाएगा। तो हमारे पास जो टॉर्क है वो इक्वल है K phi IA। और स्पीड का रिलेशन हमने निकाला था, ये हमारे पास स्पीड का रिलेशन है। इसमें अगर हम इन दोनों को स्प्लिट करके लिखें तो ये जो K phi है ये V की डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस इधर भी ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे K phi डिवाइडेड बाई K phi के साथ। इस टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास IA K phi और ये दोनों मल्टीप्लाई होके स्क्वायर बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये होल स्क्वायर इसका आ गया और IA K phi आ गया। अब ये जो IA K phi है ये हमारे पास क्या है, टॉर्क के इक्वल है। जिस तरह हमने इससे ऊपर वाले इक्वेशन यहाँ पर हमने देखा था, तो ये हमारे पास क्या है, टॉर्क के इक्वल है। और इस K phi को अगर हम कह दें K1 इस होल को, और ये उस कंडीशन में कि शंट मोटर में हमारे पास फ्लक्स कांस्टेंट होते हैं, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो इसको हमने क्या कह दिया, K1। तो हम इसकी जगह K1 पुट करेंगे तो ये V ओवर K1 आ जाएगा। और इसकी जगह ये जो IA K phi था इसकी जगह T पुट करेंगे तो ये T आ गया। और ये नीचे जो K phi स्क्वायर था ये K1 स्क्वायर हो जाएगा और साथ ये RA यहाँ पे आ गया। अब इस रिलेशन में अगर आप लोग देखें तो ये जो टॉर्क है इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज़ होती है, आर्मेचर टॉर्क जो है इसकी अगर वैल्यू हम इंक्रीज़ करें तो ये सब्ट्रैक्शन में है इस वैल्यू से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कम होगा तो स्पीड कम होगी। और इस रिलेशन को हम इस ग्राफ से देख सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये जो टॉर्क है ये जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है हमारे पास स्पीड जो है वो गिरती है, कांस्टेंट स्पीड लाइन से यहाँ तक आ गई। तो इसको हमने इस रिलेशन में देख लिया कि ये क्या वजह है कि टॉर्क जो है इंक्रीज़ होता है तो स्पीड हमारे पास क्या होती है, गिरती है। तो ये था स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC शंट मोटर। अब आते हैं DC सीरीज़ मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो इसमें भी हम सबसे पहले स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, शंट मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग थी वो आर्मेचर के यहाँ पर उसमें लगी हुई थी पैरेलल में, जबकि हमारे पास जो सीरीज़ है इसमें हमारे पास क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज़ में लगी होती हैं और RSC से SE से हम इसको डिनोट करते हैं। इसमें चूँकि ये एक सीरीज़ सर्किट बन रहा है तो IL जो है, I लोड वो इक्वल है IA और IA इक्वल है हमारे पास ISE के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। अब आते हैं जो टॉर्क के रिलेशंस हैं करंट के साथ उसकी तरफ। तो DC मोटर्स में जो हमारे पास रिलेशन बनता है वो बनता है टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट।
अब जब तक मैग्नेटिक सैचुरेशन अकर नहीं होती मोटर में, तब तक हमारे पास जो ये फ्लक्स है वो इस आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना हमारे पास आर्मेचर करंट बढ़ता है अप टू मैग्नेटिक सैचुरेशन, उतना हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अप टू मैग्नेटिक सैचुरेशन हमारे पास क्या होता है, टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वेयर। अगर यहाँ पे हम इस इक्वेशन में फाई को भी आई ए कर दें, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है अप टू मैग्नेटिक सैचुरेशन, तो मैग्नेटिक सैचुरेशन तक टॉर्क हमारे पास आई ए स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आई ए स्क्वेयर में थोड़ा सा इंक्रीज भी हमारे पास टॉर्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और आफ्टर मैग्नेटिक सैचुरेशन, ये है बिफोर मैग्नेटिक सैचुरेशन वाला केस। आफ्टर मैग्नेटिक सैचुरेशन हमारे पास ये जो टॉर्क है ये आई ए की इक्वल आ जाता है। मैग्नेटिक सैचुरेशन के बाद हमारे पास जो फाई है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो टॉर्क हमारे पास क्या हो जाता है, आई ए की प्रोपोर्शनल आ जाता है, जिस तरह शंट मोटर के केस में था। ये इसका जो वेव फॉर्म है ये देख लें आप, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। तो ये हमारे पास क्या है, सैचुरेशन पॉइंट है, मैग्नेटिक सैचुरेशन पॉइंट। इससे पहले हमारे पास ये जो टॉर्क है ये आई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो स्क्वायर वाला जो कर्व है वो इस तरह बनता है, थोड़ा सा इंक्रीज़ भी हमारे पास टॉर्क में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ले आता है। और इस पॉइंट के बाद ये लाइन आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट हो गई है। वही रिलेशन बन रहा है जो शंट मोटर में था, लेकिन मैग्नेटिक सैचुरेशन के बाद। तो ये हमारे पास टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई डीसी सीरीज मोटर की। अब आते हैं हम डीसी सीरीज मोटर के लिए स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट की तरफ। डीसी सीरीज मोटर में स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैक ईएमएफ को। बैक ईएमएफ यहाँ पे ये वाला रिलेशन अगर आप लोग देखें तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। अब ईबी हमारे पास है V माइनस आई ए आर एस ई। तो अगर ये वैल्यू हम इधर पुट करें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा V माइनस आई ए आर एस ई डिवाइडेड बाई 5। अब हमारे पास जो आर्मेचर करंट अगर इंक्रीज होता है तो ये जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है उसमें जो ड्रॉप होगा वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी कम होती है एज़ कंपेयर टू शंट रेजिस्टेंस। तो आर एस ई की वैल्यू कम होती है, इस वजह से इसमें जो होने वाला ड्रॉप है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और नेग्लिजिबल होता है। तो हम ये कह सकते हैं अगर इसको हम इस फैक्टर को हम एक निगलेक्ट कर दें ये वाले ड्रॉप को, तो ई बी हमारे पास V के इक्वल आ गया। अब चूँकि V हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है, तो ई बी भी हमारे पास इस केस में कांस्टेंट आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ई बी ये V के इक्वल आ गया, और ये चूँकि कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीड है उसका रिलेशन फ्लक्स और करंट के साथ बन रहा है कि ये करंट और फ्लक्स के इन्वर्स रिलेशन में होता है। तो स्पीड और आर्मेचर करंट का रिलेशन जो है वो इन्वर्स बन रहा है। आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करेगा तो स्पीड गिरेगी। ये हमारे पास इन्वर्स रिलेशन का ग्राफ है स्पीड और आर्मेचर करंट के दरमियान। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है स्पीड की वैल्यू जो है वो
डिक्रीज़ कर रही है। तो ये हमारे पास क्या है, डीसी सीरीज़ मोटर के लिए स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। अब हम आते हैं डीसी सीरीज़ मोटर के रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, जो कि स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें अगर हम देखें तो जैसा कि हमने पिछले केस में देखा, टॉर्क जो है मैग्नेटिक सैचुरेशन तक प्रोपोर्शनल होता है IA² के, और जो स्पीड होता है वो हमारे पास 1/IA मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को देखते हुए अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें IA की टर्म्स में, तो IA प्रोपोर्शनल टू √T। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं IA की जगह √T को। तो स्पीड और टॉर्क का जो रिलेशन बन रहा है ये हमारे पास 1/√T के प्रोपोर्शनल आता है स्पीड। लेकिन ये कंडीशन कब तक है, मैग्नेटिक सैचुरेशन तक। जब लोड बढ़ता है तो फ्लक्स जो होते हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं और कांस्टेंट हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास टॉर्क IA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास टॉर्क और IA का सिंपल रिलेशन बनता है। तो √T की जगह यहाँ पर फिर T आएगा, तो इन्वर्स रिलेशन वाला इक्वेशन बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स रिलेशन आ रही है। इसको अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो हमारे पास क्या है, ये स्पीड जो है टॉर्क के इन्वर्सली, लेकिन √रूट के साथ इन्वर्सली यहाँ पे ये कम हो रहा है। तो हमारे पास क्या है, द सीरीज मोटर आर बेस्ट सूटेड फॉर सर्विसेज वेयर द मोटर इज डायरेक्टली कपल्ड टू द लोड सच एज whose स्पीड फॉल्स विद द इंक्रीज इन लोड टॉर्क। जहाँ पर हमारे पास लोड टॉर्क के साथ स्पीड जो है वो कम होती हो, इस तरह के एप्लीकेशन के साथ हमारे पास क्या होती है, डीसी सीरीज़ मोटर वहाँ पर यूज़ होती है। अब आते हैं कंपाउंड वाउंड मोटर्स की तरफ, जो डीसी मोटर्स होते हैं जिसमें हमारे पास दोनों वाइंडिंग्स होती हैं। डीसी सीरीज़ वाइंडिंग भी होती है, फील्ड वाइंडिंग, और पैरेलल वाइंडिंग भी होती हैं। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी इन दोनों मोटर्स के दरमियान लाई करेंगे। जिस तरह अगर हम इसके रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, तो हमारे पास यहाँ से नज़र आ रहा है कि जो सीरीज़ का बन रहा था हमारे पास, सीरीज़ मोटर के स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ये बन रहे हैं, और हमारे पास जो शंट के हैं वो इस तरह बन रहे हैं। तो जो कम्युलेटिव कंपाउंड है वो हमारे पास क्या है, उसके दरमियान लाई कर रहे हैं, और जो डिफरेंशियल कंपाउंड है ये हमारे पास इन दोनों के नीचे लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वो कंपाउंड वाउंड मोटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। इसी तरह अगर हम टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सीरीज़ है, ये हमारे पास शंट है, तो जो कम्युलेटिव है वो इन दोनों के दरमियान लाई करेंगे, और जो डिफरेंशियल है वो इनका ग्राफ इस तरह बन रहा है। अगर आर्मेचर करंट थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है तो टॉर्क भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू सीरीज़ और शंट मोटर। और डिफरेंशियल में हमारे पास जो टॉर्क है शुरू में कम इंक्रीज़ होता है, बाद में ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाता है। तो ये हमारे पास कंपाउंड वाउंड रोटर या मोटर्स की हमारे पास डीसी मोटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद हम एसी मोटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे।